ठीक है। दूसरा पॉस्टुलेट लिखें कि ऑल द इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स वाइब्रेटिंग विथ सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेटिंग विथ सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सबकी फ्रीक्वेंसी जिससे वाइब्रेट कर रहे हैं वो सेम है। फुल स्टॉप। सिंस these atoms are like quantum oscillators, since these atoms are like quantum oscillators, so they must have discrete energy values. So they must have discrete energy values. उनकी जो एनर्जी वैल्यू होगी वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, वो डिस्क्रीट होगी। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि हम यहाँ पर ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक ऐसा सिस्टम होगा जिसकी एनर्जी फिक्स नहीं होगी। तो कुल मिला के हमारे यहाँ कहने का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम होगा उसकी एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होगी। जैसे मान लो कि जो चाहे वो एनर्जी नहीं रखेगा, उसकी कुछ फिक्स एनर्जीज होंगी और वो उसी फिक्स एनर्जी के हिसाब से काम करेगा। हम लोग बात करेंगे उस जगह पे जाएंगे। अगला पॉस्टुलेट लिखें, तीसरा पॉस्टुलेट, एनी नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स may be present in same quantum state. Any number of oscillators may be present in same quantum state. ये 3 पॉस्टुलेट हो गए हमारे। अब तीसरे वाले का जो हिस्सा है वो जुड़ा हुआ है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के साथ, तो हम उसके ऊपर बहुत डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ उसका ये मतलब है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का नियम काम कर सकता है। तीसरा वाला जो पॉस्टुलेट है, अगर इसको हम बहुत ज़्यादा ना जाएं डिटेल में, सीधी सी भाषा में बात करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर वो कोई भी एटम किसी भी क्वांटम स्टेट में रह सकता है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि उस पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के नियम काम करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने जो अपने स्टैटिस्टिकल लॉज या जो भी अपने लॉज दिए थे डिस्ट्रीब्यूशन के, वो इस पर काम कर सकते हैं। तो पहला तो आइंस्टीन ने माना कि इंडिपेंडेंट एटम है, ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा वो मान रहे हैं कि ये सारे ऑसिलेटर सेम फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं और इनकी अपनी कुछ डिस्क्रीट एनर्जी होती है। तीसरा कह रहे हैं कि ये किसी भी क्वांटम स्टेट में रह सकते हैं। इसका मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ये अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। अब आते हैं हम अपने प्लांक आगे बढ़ते हुए। तो आगे आप ऐसे लिखें कि अकॉर्डिंग टू द प्लैंक concept, according to the Planck's concept, the discrete energy ENERGY, the discrete energy values of quantum oscillators may written as Planck's concept. By Planck concept, the discrete energy value of quantum oscillators may written as, आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन n इज इक्वल टू n h न्यू। h न्यू वही h न्यू वाला फॉर्मूला है। तो n इंटीजर नंबर, n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, n क्या है, इंटीजर है, where n is integer। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n h क्रॉस ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1। कैसे लिख दिया हमने, जरा समझो। यहाँ पर आपने लिखा है h न्यू, अगर h को 2 पाई से डिवाइड करें और यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई न्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा, और h अपॉन 2 पाई हो जाएगा h क्रॉस। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है En इज इक्वल टू एन एच क्रॉस ओमेगा। तो ये हमारा प्लांक का कॉन्सेप्ट है, जिसको आइंस्टीन, इसी चीज़ को उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते समय भी फोटोन के कंसेप्ट को डेवलप करने में लिखा था, और फिर इसी को उन्होंने इस स्पेसिफिक हीट वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में उन्होंने रखा। अब पिछली बार उन्होंने माना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसके पास क्वांटम बिहेवियर होता है, हर फोटोन की एनर्जी इस वैल्यू के बराबर होती है। अब की बार उन्होंने कहा कि जो एटम है इनके पास क्वांटम बिहेवियर है और ये जब वाइब्रेट कर रहे होंगे तो उनकी एनर्जी इसी फॉर्मूले से दी जाएगी। तो क्वांटम ऑसिलेटर कहने का मतलब है उसकी एनर्जी या तो h क्रॉस ओमेगा होगी, या 2h क्रॉस ओमेगा, या 3h क्रॉस ओमेगा, या 25h क्रॉस ओमेगा, या ऐसे इंटीजर नंबर में होगा।
अब आगे चूंकि वो कहते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का नियम यहाँ पे काम कर सकता है, तो हम एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के नियम के हिसाब से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स किसी खास एनर्जी के होंगे। जैसे पूरा क्रिस्टल है, 10 लाख एटम है, अब उन 10 लाख एटमों में से ऐसे कितने एटम हैं जिनकी एक खास एनर्जी होगी। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? संख्या इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी संख्या में से कोई खास एनर्जी की वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करोगे? जैसे खुद ही आप सोचो, जैसे हमने कहा कि मेरे पास मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में 10,000 लोग काम कर रहे हैं, या मेरा शहर है, मेरे शहर में 4 करोड़ लोग रह रहे हैं। अब इन 4 करोड़ लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी महीने की इनकम 30,000 या 30,000 के लग 30,000 है। अब आप इस सोचो कि इसको कैलकुलेट करना कितना मुश्किल होगा। अब हम पहले उन सारे करोड़ों आदमियों का डाटा लेके आदमी के पास जाके तब हम जान पाएंगे कि किसकी एनर्जी, किसकी इनकम उस 30,000 रुपये के बराबर है। ऐसे ही वक्त पर बहुत सारे आइटम है और आपको पता करना है कि कोई टेम्परेचर मान लो 200 केल्विन 300 केल्विन है, उस 300 केल्विन टेम्परेचर पे उसमें कितने ऐसे आइटम हैं, कितने ऐसे सिस्टम हैं जिनकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कैलकुलेट कैसे करोगे? लेकिन यहाँ पे बोल्ट्जमैन का नियम काम करता है। बोल्ट्जमैन का नियम काम करता है, कह रहा नहीं हो सकता है, आप एक लॉ, एक फॉर्मूले को यूज करो। तो उसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो आगे लिखो, बाई बोल्ट्जमैन लॉ, बाई बोल्ट्जमैन लॉ, द नंबर ऑफ quantum oscillator, the number of quantum oscillators with energy epsilon n at temperature capital T is given as nn, मतलब नंबर ऑफ वो ऑसिलेटर इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस एप्सिलॉन n बाई kt। ये हमारा फॉर्मूला है इसका। n बराबर n नॉट e की पावर माइनस e n बाई kt। अच्छा, n नॉट क्या है आप खुद ही देखो। अगर हम e n की वैल्यू 0 कर दें, यानी अगर हम 0 एनर्जी कंडीशन लें, तो ये 0 होने पे e की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगा। उसमें n की वैल्यू n नॉट हो जाएगी। यानी n नॉट इज कॉल्ड द जीरो एनर्जी वैल्यू ऑफ क्वांटम ऑसिलेटर्स। n नॉट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स विद द जीरो एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर n नॉट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स with zero energy states, number of oscillators with zero energy state। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और ये फार्मूला इसे कहते हैं, ये जो फैक्टर है इसे बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं। और इसकी सफलता के ऊपर ही आपकी जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी है थर्मल फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, वो टिकी हुई है। अच्छा, इतना कर लिया आपने। अब आप क्या निकालना चाहते हो? अब आप का मतलब ये है कि उस पूरे एटम के अंदर कुछ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम एक एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हो द एवरेज एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑसिलेटर्स, द एवरेज एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑसिलेटर्स में रिटन एज, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे होगा, एप्सिलॉन एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर n की वैल्यू 0 से लेके मान लो इन्फिनिटी तक है। n जो है वो इस तरह से रन कर रहा है, 0 1 2 3 ऐसे। 0 का मतलब तो एक तरह से हो सकता है बिल्कुल बेसिक ग्राउंड स्टेट, कोई एनर्जी ना हो, बट हम इसकी वैल्यू 0 लिख रहे हैं। और सबकी एनर्जी कितनी है? nth जो एटम उसकी एनर्जी एप्सिलॉन n है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें nn से। फिर हमने n की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट रन कराई, nn ले ली। एवरेज कैसे निकालते हो? टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, यही तो वैल्यू है। अब आपने ये कहा कि खास एनर्जी के कितने, en एनर्जी कितने हैं? मान लो 25 हैं।
En1 एनर्जी कितने हैं, मान लो 500 है। En2 एनर्जी कितने हैं, मान लो 1000 है। अब आप जब सब एवरेज निकालोगे तो ये 25, ये 500, ये 1000 सबको जोड़ के टोटल नंबर निकालोगे। और ये 25 कितनी एनर्जी थी वो निकालो, 1000 वाले कितनी एनर्जी थी वो निकालो, 500 कितनी एनर्जी थी वो निकालो, सबको जोड़ो। तो जोड़ने का ही साइन है समेशन। तो ये है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। तो अब हम इसको सॉल्व कर ले जाएं तो हम एवरेज एनर्जी निकाल ले जाएंगे। सॉल्व कैसे करोगे, आप nn की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 2 से, और एप्सिलॉन n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हो। तो भाई ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप लिखोगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 3 गिव्स, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज सम ओवर n, वो रन कर रहा है, तो ये हो जाएगा n टाइम h क्रॉस ओमेगा, यहाँ से हो जाएगा n नॉट e की पावर n h क्रॉस ओमेगा बाई के टी डिवाइडेड बाई सम ओवर n नॉट e की पावर n h क्रॉस ओमेगा के टी। ठीक है ना, जैसे जैसे इसकी वैल्यू थे रख दिया आपने। अब n नॉट तो वैसे सीधे कट जाएगा क्योंकि ये तो भाई आपका नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ से कुछ बाहर आ सकता है। h क्रॉस ओमेगा भी कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि n की वैल्यू रन कर रही है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो इसलिए n को हम बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि n इस समेशन के हिसाब से एक लोअर लिमिट से एक अपर लिमिट तक चेंज हो रहा है। और e की पावर माइनस n टाइम h क्रॉस ओमेगा बाई के टी भी हो जाएगा, और डिवाइड होकर के n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एन एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी यहाँ भी हो जाएगा। ओके, अब हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कुछ करना है, तो हम कुछ सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कर लेते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको एक्सपैंड कर दें कि n की वैल्यू के हम जो ये समीशन है इसको हटाने के लिए हम इसको एक्सपैंड कर दें। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहोगे तो आप लिखोगे एवरेज एनर्जी बराबर h क्रॉस ओमेगा, और n की वैल्यू 0 रखो, 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा। तो पहला टर्म तो 0 आएगा, दूसरा टर्म क्या आएगा, दूसरा टर्म आएगा e की पावर माइनस n की वैल्यू 1 यहाँ भी रखोगे तो e की पावर माइनस h क्रॉस ओमेगा के टी, प्लस दूसरा टर्म क्या होगा 2 e की पावर माइनस 2h क्रॉस ओमेगा के टी, और इस तरह से इनफाइनाइट तक टर्म जाएंगे। उसके बाद नीचे क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखोगे तो जैसे n की वैल्यू 0 रखोगे तो e की पावर 0 यानी 1 आएगा। तो यहाँ पहला टर्म आएगा 1, फिर n की वैल्यू जब 1 रखोगे आएगा e की पावर माइनस h क्रॉस ओमेगा के टी प्लस e की पावर माइनस 2h क्रॉस ओमेगा के टी, एंड इस तरह से आगे भी टर्म आएंगे इनफाइनाइट तक, ये सारे टर्म हमारे चलते जाएंगे। तो अगर हम ये मान लें कि x ले लें, x बराबर माइनस h क्रॉस ओमेगा के टी, तो क्या होगा, एप्सिलॉन बार इज h क्रॉस ओमेगा e की पावर x, आपने माइनस के साथ माना है x, फिर 2 इंटू e की पावर 2x प्लस 3 इंटू e की पावर 3x, और इस तरह से आपके टर्म और रहेंगे। और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस e की पावर x प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x, और इस तरह से आगे भी आपके पास टर्म्स रहेंगे। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर हम इसका सम निकालना चाहें तो हम इसका सम कैसे निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो आप इसको ऐसे करो, आप इसको ऐसे करो कि जो एप्सिलॉन बार है h क्रॉस ओमेगा d बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस ई एक्स प्लस ई की पावर 2x, इस तरह से लिखो। अब आप कहोगे इसको लिखने क्या फ़ायदा, तो जरा मैं इसको बैक कैलकुलेशन एक छोटी सी कैलकुलेशन यहीं पे हम करके दिखा सकते हैं
कि जरा देखो इसका मतलब क्या है। अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर 2x प्लस सो करना है तो क्या फॉर्मूला होता है? आपसे करोगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस ई एक्स प्लस ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 3x, ऐसे रहेगा। और फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ई एक्स प्लस 2x, इस तरह से। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 0 प्लस ई की पावर x प्लस हो जाएगा 2 ई की पावर 2x प्लस 3 ई की पावर 3x, और ऐसे आगे के टर्म डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई एक्स ई की पावर 2x और इस तरह के हायर टर्म। तो आप एक चीज़ खास देखें, ये जितना भी ब्रैकेट के अंदर का ये पूरा टर्म है ये सारा यहाँ से रिकवर हो गया। इसका मतलब है ये जो हमने लिखा है लॉग वाला पूरा, ये हमने गलत नहीं लिखा, हमने सही लिखा है ना। तो आप इस पूरे को रिड्यूस करके ऐसे लिख सकते हो। तो चलिए इसको लिख दिया अगर आपने, तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ जरूरत पड़ेगी? इस सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है एक्सप्रेशन कि एवरेज एनर्जी इज h क्रॉस ओमेगा d बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस ई एक्स ई की पावर 2x ई की पावर 3x एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट टर्म की सीरीज है, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं h क्रॉस ओमेगा d बाई डी एक्स लॉग 1/1 माइनस e की पावर x। ये कॉमन फैक्टर यहाँ डिविजिबल कितना है? इसको इसे डिवाइड करोगे e की पावर x, इसको इसे डिवाइड करोगे तो e की पावर x आएगा। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई इस पे हम अप्लाई कर दें लॉग का फॉर्मूला। तो अगर ये लॉग इस पूरे चीज़ को x मानो तो जाएगा 1/1 माइनस ई एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ई एक्स की पावर -1। आप इसको अब एज अ सिंगल वैल्यू यूज करके लॉग का फॉर्मूला लगा रहे हो, तो ये हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा, ये पलटेगा 1 माइनस ई एक्स और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस ई एक्स की पावर -2 और फिर हो जाएगा माइनस e की पावर x। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से आपके पास होगा h क्रॉस ओमेगा 1 माइनस e की पावर x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो e की पावर x अपॉन 1 e की पावर x की पावर स्क्वायर, ये कैंसिल होगा स्क्वायर से। तो फाइनली आपके पास बचेगा h क्रॉस ओमेगा पावर x, e की पावर x कॉमन ले लो तो e की पावर -x -1, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा एवरेज एनर्जी बराबर h क्रॉस ओमेगा अपॉन e की पावर x की वैल्यू हम लोग कितनी रखी है? माइनस। देखो यहाँ भी एक माइनस है, हम x में ऑलरेडी माइनस मान चुके हैं तो प्लस हो जाएगा। e की पावर हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा kt -1। तो ये हमारी एवरेज एनर्जी आ जाएगी, एवरेज एनर्जी। अब हमारे पास n एटम थे, ठीक है। ये n एटम 3 तरह से मोशन कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास इक्विवेलेंट कितने ऑसिलेटर्स हैं? 3n ऑसिलेटर्स हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन में ऑसिलेट कर रहे हैं ये। और हर ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी हमने निकाल ली है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो आपके पास जब टोटल एनर्जी हो जाएगी तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द ऑसिलेटर्स इज कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा टोटल एनर्जी E बराबर 3n एप्सिलॉन। तो इस हिसाब से टोटल एनर्जी हो जाएगी 3n h क्रॉस ओमेगा e की पावर h क्रॉस ओमेगा बाई kt -1। लेकिन हमें निकालनी तो स्पेसिफिक हीट है, टोटल एनर्जी तो निकालनी नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे बाय द रिलेशन फॉर specific heat, by the relation for specific heat C बराबर dE by dt। तो एनर्जी है उसको हम टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट कर दें। तो चलिए ये हमको करना है। तो C बराबर हो जाएगा
डी बाई डी टी इज द टेम्परेचर। और किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो? आप कर रहे हो 3n h क्रॉस ओमेगा e की पावर h क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस 1, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए, डिफ्रेंशिएट करने का तरीका वही है जो अपना पारंपरिक तरीका है डिफ्रेंशिएशन का। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दो, डी बाई डी टी 3n h क्रॉस ओमेगा, यहाँ तो कुछ रहेगा नहीं, आपके पास है e h क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस 1। यहाँ जो t है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि पावर -1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 3n h क्रॉस ओमेगा और माइनस और e की पावर h क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस 1 का -2, और फिर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा d बाई डी टी ई की पावर h क्रॉस ओमेगा बाई के टी, एक से तो होगा -1, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कैसे आएगा? ये आ जाएगा 3n h क्रॉस ओमेगा माइनस के साथ e की पावर h क्रॉस ओमेगा के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा e की पावर h क्रॉस ओमेगा के टी, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस h क्रॉस ओमेगा के टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन आप लोग को अच्छी तरह से आता है, इसको आप एक बार अपने हाथ से क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्या क्या चल रहा है, जिससे समझ में आ जाए आपके। ओके, सो यहाँ से अब क्या क्या हो सकता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3n हो जाएगा, इसका h स्क्वायर s क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, k बचेगा, t स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ होगा e h क्रॉस ओमेगा बाई के टी डिवाइडेड बाई e की पावर h क्रॉस ओमेगा के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब हम इस रिलेशन को आगे इधर बढ़ाते हैं। अब हम इसको बढ़ाते हुए आगे लाते हैं तो हमारे पास आएगा ये एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी की बात नहीं चले, स्पेसिफिक हीट इज 3n, k से मल्टीप्लाई कर दो, k से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा स्क्वायर k स्क्वायर t स्क्वायर। देखो यहाँ पर आपने k यहाँ से मल्टीप्लाई किया, k यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर हो जाएगा। ज़्यादा बेहतर होगा कि हम सारे स्क्वायर यहाँ से लगा करके ब्रैकेट के ऊपर लगा दें, और फिर होगा ई एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी अपॉन ई एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब क्या लिखो, पुट क्या पुट करोगे, थीटा ई, इसे आइंस्टीन टेम्परेचर कहते हैं, और इसकी वैल्यू होगी एच क्रॉस ओमेगा बाई की। कैसे निकाला? देखो यहाँ एच क्रॉस ओमेगा रहेगा और टी बचा रहेगा, तो इस पूरे की डायमेंशन टेम्परेचर की होगी, क्योंकि तभी टेम्परेचर के साथ डिवाइड हो रहा है। हमें मालूम है कि सेम डायमेंशन की चीज़ों के साथ ऐसा होता है। तो आपके पास मिलेगा C बराबर 3n k थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर e की पावर थीटा ई बाई टी e की पावर थीटा ई बाई टी की -1 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारे पास एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड का पूरा फॉर्मूला, जिसको आइंस्टीन ने लिखा था। यहाँ लिख लेना, दिस इज द आइंस्टीन टेम्परेचर। ये जो फॉर्मूला है ये आइंस्टीन टेम्परेचर का फॉर्मूला है। डन। तो अब क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर हम केसेस लगाते हैं। क्या होगा इस फॉर्मूले के साथ अगर लो टेम्परेचर मानोगे, क्या होगा इस फॉर्मूले के साथ अगर आप हायर टेम्परेचर की वैल्यू मानोगे। सबसे पहले हम क्लासिकल रूल जो हमारे पास ऑलरेडी है, डुलोंग पेटिट लॉ, उसको चेक करते हैं उसके साथ क्या होता है। तो आप इसको लिखो, फॉर पहला केस 1 फॉर हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, थीटा ई बाई टी एक स्मॉल क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये वैल्यू लार्ज है। तो अगर आप इसको सीरीज के फॉर्म में लिखोगे तो कैसा होगा, तो C बराबर 3n k थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर, इसको लिखोगे 1 प्लस थीटा ई बाई टी, क्योंकि ये छोटा है तो इसका स्क्वायर भी छोटा होगा, तो हम ये सारे टर्म जो है ये हम नहीं लिख रहे हैं,
क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि सीरीज के आगे के टर्म हमारे छोटे हो जाएंगे। यहाँ पर लिखें, देखो 1 प्लस थीटा ई बाई टी, आगे टर्म -1 का होल स्क्वायर, तो ये -1 कैंसिल कर देगा और थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास c बचेगा 3n के 1 प्लस थीटा ई बाई टी, और आगे के टर्म हम निगलेक्ट कर चुके हैं तो हमने यहाँ पर नहीं लिखे। अब आप लिखोगे एट मच हायर टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर पे 200-300 केल्विन होता है, तो अगर टेम्परेचर काफ़ी 300 हो गया, 350, 400 हो गया, इस तरह से आप ले रहे हो, तो उस स्थिति में एट मच हायर टेम्परेचर थीटा ई बाई टी इज मच लेस देन 1, इसकी वैल्यू 1 से भी छोटी हो जाएगी। तो C की वैल्यू क्या होगी? 3N और जो होता है 6 कैलोरी पर मोल केल्विन, यानी कि हमारे पास डुलोंग पेटिट लॉ आ गया। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो किस में कन्वर्ट हो गया? क्लासिकल फॉर्मूले में, डुलोंग पेटिट लॉ में। आइंस्टीन की बात बिल्कुल, मतलब आइंस्टीन बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। उन्होंने अपने ऐसे फार्मूले को डेवलप किया जो हायर टेम्परेचर पर एक ऐसे रिलेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है जो ऑलरेडी हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल के हिसाब से जो है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, वो हमने पहले से ही देख रखा है कि वो हमारा एक सही तरीके से काम करने वाला रूल है। अब आते हैं अपनी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, लो टेम्परेचर पर क्या होता है। तो अब आप यहाँ पर लिखें, जस्ट अ मिनट, एट लोअर टेम्परेचर at lower temperature, case 2 at lower temperature theta e by t can't be ignored। मतलब हम थीटा ई बाई टी तो अब होगा, कोई क्वांटिटी होगा, तो C की वैल्यू क्या होगी? 3n के थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर ई की पावर थीटा ई बाई टी अपॉन ई की पावर थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर। भाई 1 तो निगलेक्ट हो गया हमारे पास से, तो आपने 1 निगलेक्ट कर दिया तो यही बचा। ऐसी स्थिति में आप इसको कैंसिल कर दोगे, तो C बराबर 3n के थीटा ई बाई टी e की पावर माइनस थीटा e बाई टी। नाउ दिस इज द रिलेशन जो सजेस्ट कर रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता जाएगा, ये e की पावर का जो ये टर्म माइनस वाला टर्म है ये डोमिनेट करेगा। ये भी है और ये भी है, तो ये भी जो कुछ भी है उसके साथ e की पावर माइनस वाला है, और माइनस मतलब एक्सपोनेंशियली डिके होने वाला टर्म डोमिनेट करेगा। तो इसी इक्वेशन को जब आइंस्टीन ने ड्रॉ किया, आइंस्टीन ने जब T बाई थीटा ई लिया, यानी टेम्परेचर और थीटा डी का रेशियो, और उन्होंने प्लॉट किया, तो उन्होंने देखा कि उनका ग्राफ ऐसे आता है। तो हायर टेम्परेचर पे आते ही, जैसा यहाँ है 6 कैलोरी पर मोल पे आ जाता है, लेकिन लोअर टेम्परेचर पर उनका ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा था, जैसा कि हम देख रहे थे। इसका मतलब है आइंस्टीन ने इन दो कॉन्सेप्ट से, मतलब इन दो टर्म से, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर से, अपना ग्राफ वैसा ही दिखा दिया थ्योरेटिकली जैसा कि एक्सपेरिमेंटली लोग देख रहे थे। तो आइंस्टीन मतलब वो चाबी पा गए थे उस रहस्य को सुलझाने की, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड लो टेम्परेचर पर क्यों कम हो जाती है, तेजी से क्यों घटती है, उसके पीछे क्वांटम रूल काम करते हैं। जो क्वांटम रूल काम कर रहे थे, इसलिए क्लासिकल मैकेनिकल तरीके से उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच था, कहानी इतनी सिंपल और सरल तरीके से ख़त्म नहीं हो रही थी। देखा ये गया जब थ्योरी, मतलब आइंस्टीन की थ्योरी के रिजल्ट और जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मिलाए गए, तो मान लो हम ये दूसरे कलर से लिख रहे हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल मैच कर रहा था, यहाँ भी मैच कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे लोअर टेम्परेचर की तरफ बढ़े तो ये कुछ अलग हो गया। आप देखो ये नीचे वाली लाइन जो है ये आइंस्टीन की थ्योरी की है, आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी से जो डाटा दिया था वो था, और जो ऊपर वाली लाइन है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा की लाइन है।
तो दोनों बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। लोअर टेम्परेचर, ज़्यादा लो टेम्परेचर पे तो खास तौर पे इनमें काफ़ी डिफरेंस आ गया। इसका मतलब ये था कि आइंस्टीन ने ट्रेंड पकड़ लिया। आइंस्टीन उस ट्रेंड को जान गए कि क्वांटम रूल के हिसाब से ये सारा काम हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो एक्सपेरिमेंटल डाटा मैच नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब है कुछ है अभी भी इस क्वांटम ऑब्जर्वेशन जो भी उन्होंने माना था ऑसिलेटर का केस, इसके साथ भी कुछ ऐसा और था जो आइंस्टीन से छूट रहा था, जो इस थ्योरी के हिसाब से इस थ्योरी को बिल्कुल पूरी तरह से सटीकता नहीं दे रहा था। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो चीज़ आइंस्टीन के थ्योरी की एक लिमिटेशन थी। आइंस्टीन की थ्योरी की सक्सेस क्या है? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सटीक तरीके से क्वांटम बिहेवियर को अडॉप्ट करके और एक ट्रेंड को पकड़ लिया कि ट्रेंड तो कहता है कि लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट कम होना चाहिए, लेकिन वो किस रफ्तार से कम होना चाहिए, इसमें लो टेम्परेचर पर उनके वेरिएशन दिख रहे थे। तो इसको एक लिमिटेशन भी कहते हैं कि आइंस्टीन की थ्योरी की लिमिटेशन थी। तो जितना लिखा है इसके बाद लिखें, इफ वी ड्रॉ दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर हम क्या माने, मेरे ख्याल से ये इक्वेशन नंबर 3 था और ये इक्वेशन नंबर 4 है। आई एम नॉट श्योर वो क्या थी। तो जो भी आप इक्वेशन हो तो आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 4, ऐसे लिखो। अब आप फिर से अगर थोड़ा सा फिर से मैं लिखवा रहा हूँ। इक्वेशन 4 सजेस्टेड दैट the specific heat of solids at a low temperature decreases due to this exponential factor. Full stop. This is represented in given figure. इस फिगर से हम उस चीज को रिप्रेजेंट करें। This is represented in given figure. Full stop. The figure suggested that Einstein's theory confirm the decrease in specific heat with temperature. Einstein's theory confirm the decrease in specific heat with decrease in temperature, but at a lower temperature the experimental data is not same as Einstein's model. The experimental data is not same as the Einstein's model. डाटा बिल्कुल आइंस्टीन के मॉडल जैसा नहीं है। तो अगली हेडिंग लिखें, लिमिटेशन ऑफ आइंस्टीन्स मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ आइंस्टीन्स मॉडल, क्या उसकी सीमाएं थी? तो लिमिटेशंस में पहले तो हम ये कहेंगे कि आइंस्टीन मॉडल ने क्लासिकल रिजल्ट से तो काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था। क्लासिकल रिजल्ट्स केवल कांस्टेंट बता रहा था, यहाँ कम से कम बताया तो गया कि लो टेम्परेचर पर कम होता है। लेकिन फिर भी आइंस्टीन ने क्या किया था, इस पूरे मॉडल को डेवलप करते समय कुछ ओवर सिंप्लीफिकेशन कर लिए थे। ओवर सिंप्लीफिकेशन क्या किए थे? जैसे उन्होंने कहा था कि एटम सब इंडिपेंडेंट हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, उनमें बॉन्डिंग होती है। लेकिन आइंस्टीन भी गलती नहीं, क्योंकि उस समय उतनी थ्योरी डेवलप ही नहीं हुई थी। फिर आइंस्टीन कहते हैं कि ये चूँकि सब इंडिपेंडेंट है, सबकी एक ही फ्रिक्वेंसी है। जबकि हम लोग ने फोनॉन वगैरह जब पढ़ा है, जब 1 डायमेंशनल लैटिस चेन 2 डायमेंशनल लैटिस चेन पढ़ा है, तो हमने देखा है कि वहाँ पर उनकी फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है। अलाउड फ्रिक्वेंसी रेंज, फॉरबिडन फ्रिक्वेंसी गैप, फिर ऑप्टिकल ब्रांच की फ्रिक्वेंसी रेंज। तो कोई एक खास फ्रिक्वेंसी नहीं होती, एक रेंज होती है फ्रिक्वेंसी की। वो इसलिए आती चूँकि सब जुड़े हुए हैं आपस में, तो थोड़ा बहुत सब में फ्रिक्वेंसी का अंतर होता है।
तो एकदम रिजिड तरीके से क्वांटम ऑसिलेटर की तरह बिहेव नहीं करते, दे हैव सम वेरिएशन, फ्रिक्वेंसी रेंज में वेरिएशन करते हैं। तो ये जो दो अजम्पशन थे, एक तो इंडिपेंडेंट मानना और दूसरा ये मानना कि सेम फ्रिक्वेंसी से होते हैं। अब किसने इस कमी को पकड़ा? इसको पकड़ा था पीटर डिबाई ने। तो डिबाई ने इस करेक्शन को इंट्रोड्यूस मतलब बताया लोगों को, आइंस्टीन के मॉडल के लिमिटेशन को बताया, और फिर डिबाई ने उसमें अपना करेक्शन इंट्रोड्यूस किया। तो आइंस्टीन के मॉडल की लिमिटेशन भी हमें समझनी है थोड़ी जल्दी से, और हम पीटर डिबाई का जो करेक्शन था उसको भी समझ सकते हैं, समझेंगे। लिखें जल्दी से, लिमिटेशन ऑफ आइंस्टीन मॉडल, हेडिंग लिखें, इसके बारे में लिखें। आइंस्टीन्स मॉडल प्रोवाइडेड अ गुड एक्सप्लेनेशन, आइंस्टीन्स मॉडल प्रोवाइडेड a good explanation for variation of specific heat, with the temperature in comparison to classical theory, क्लासिकल थ्योरी की तुलना में तो सफलता थी, फुल स्टॉप। बट आइंस्टीन ओवर सिंप्लीफाइड द एटॉमिक वाइब्रेशंस, he considered the atomic oscillators as independent entities. Which are vibrating with same frequency. Full stop. Actually, the oscillators are coupled together. The atoms यानी the oscillators are coupled together, ब्रैकेट में लिख दो, via bonds, बॉन्डों के थ्रू जुड़े होते हैं, are coupled together and have a range of frequencies of vibration. ये उन्होंने एक लिमिटेशन मानी थी। अब उसके बाद फिर अगला लिखो, डिबाइस करेक्शन टू द आइंस्टीन मॉडल, हेडिंग लिखोगे डिबाई करेक्शन, पीटर डिबाई करेक्शन, डिबाइस करेक्शन टू द आइंस्टीन्स मॉडल। डिबाई ने क्या करेक्शन किया, इसमें लिखो, डिबाई कंसीडर्ड द कंडीशन ऑफ कपल्ड oscillations. Debye considered the condition of coupled oscillations, according to which the atoms of crystal are not vibrating independently, comma, all these atoms are coupled together and vibrated, such that a range of frequencies are possible. जैसे हम लोग देखा डायटोमिक में अकॉस्टिक ब्रांच भी है, ऑप्टिकल ब्रांच भी है। अकॉस्टिक ब्रांच की फ्रीक्वेंसी 10-20 हज़ार हर्ट्ज जैसे होती है, ऑप्टिकल ब्रांच की फ्रीक्वेंसी 10⁻12 10⁻10 हर्ट्ज की होती है। तो यानी कि एक्चुअल में जब क्रिस्टल के अंदर फ्रीक्वेंसीज की बात आती है तो ये फ्रीक्वेंसी की रेंज साउंड से लेकर के और आगे तक, इंफ्रारेड और उससे आगे तक की होती है। तो यहाँ पे लिखें द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एक्सटेंडेड
from the range of frequencies extended from some lower values लोअर वैल्यूज का मतलब क्या कह सकते हो, साउंड वेव्स, ब्रैकेट में लिख दो लोअर वैल्यूज ब्रैकेट में साउंड वेव्स टू सम हायर फ्रीक्वेंसीज, सम लोअर वैल्यूज साउंड वेव्स टू सम हायर फ्रीक्वेंसीज ब्रैकेट में लिख दो इंफ्रारेड वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज होती है इंफ्रारेड वहां तक। तो साउंड वेव से लेकर के इंफ्रारेड वेव तक की फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल होती हैं क्रिस्टल के अंदर। आगे लिखो, बाय कंसिडरिंग दीज अजम्पशंस डिबाई कैलकुलेटेड द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स and gives the expression और डिबाई ने क्या एक्सप्रेशन दिया था, वो था C बराबर 12/5 पाई टू द पावर 4 n k t अपॉन थीटा d की पावर 3। यहाँ थीटा d जो था वो डिबाई टेम्परेचर था, जिसे आइंस्टीन ने अपने लिए अपनी थ्योरी में आइंस्टीन टेम्परेचर डिफाइन किया था, वैसे इन्होंने डिबाई टेम्परेचर दिया था। और यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पर दिख रहा है कि CV इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। ये एक बहुत फेमस लॉ है, इस पर जरूर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड लो टेम्परेचर पर कैसे घटता है, इसके हिसाब से घटता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो जो स्पेसिफिक हीट है वो T के क्यूब के हिसाब से घटेगा। मतलब अगर टेम्परेचर आपने जितना था उससे आधा कर दिया, टेम्परेचर को आपने आधा कर दिया, तो जो स्पेसिफिक हीट है वो 2 का 3 टाइम यानी 8 टाइम कम हो जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर जितना था उसका 1/3 कर दिया, टेम्परेचर 1/3 कर दिया, तो स्पेसिफिक हीट जो है वो 3 का 3 टाइम कितना होगा, 3 का 3 टाइम होगा, हाँ ठीक है 3 का 3 27 टाइम इसका स्पेसिफिक हीट आपका कम हो जाएगा। तो डिक्रीमेंट की रफ्तार देख रहे हैं आप बहुत तेजी से होगी, तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस चीज़ को पीटर डिबाई ने कहा था। इस थ्योरी के हिसाब से ये जो स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंसी दिख रही है, अगर हम इसको अलग से देखें यहाँ पर, बट ये एक्चुअली इस तरह से होता है। तो पीटर डिबाई ने जब अपना पूरा अजम्पशन किया तो इस पूरी मैथमेटिक्स में बदलाव आ गया। जो पूरी मैथमेटिक्स थी इसमें इस तरह नहीं था कि यहीं पे थोड़ा सा हम अंतर दिखा दें, उसकी एक बहुत ही एक्सटेंडेड थ्योरी है पीटर डिबाई के उस मॉडल की। और उस एक्सटेंडेड थ्योरी को जब आप करते हैं तो आप फिर इस तरह का रिलेशन पाते हैं। मास्टर्स वगैरह में वो सब कराई जाती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, कि हम चूँकि उस समय हम कपल्ड ऑसिलेटर्स और वो सारी चीज़ों की फिजिक्स जान चुके होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से, तो हम मास्टर्स में मैथमेटिकल फिजिक्स में ऐसे हमें टूल सिखाए जाते हैं जहाँ से हम वो कर सकते हैं मैथमेटिक्स को। तो वहाँ पर फिर आप देखते हो वो एक्सटेंडेड कैलकुलेशन करके, ये मेरे ख्याल से ये मास्टर्स का कोर्स नहीं होता है। मास्टर्स में डिबाई मॉडल को हम लोग डिस्कस करते हैं, आइंस्टीन तो अब यूजी लेवल का ही एक कोर्स है। आप देख रहे हो मैथमेटिक्स कोई बहुत सिंपल, कोई बहुत कठिन तो है नहीं, सिर्फ वही इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज का सम कितना होगा वो निकालना होता है, वो आप सभी लोगों को आइडिया है ही है। तो इस तरह से हम ये पूरी थ्योरी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर आइंस्टीन्स मॉडल और उसकी जुड़ी हुई बात। अगला हमारे पास जो टॉपिक है अगली यूनिट का, दैट इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। ये दोनों ही टॉपिक जो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और इसके बाद जो मैग्नेटिज्म वाले हैं, ये दोनों ही छोटे टॉपिक्स हैं। तो होपफुली हम लोग इसको काफ़ी तेज़ी से इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे। चलिए बच्चों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स के साथ में। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।